Okay जी. So welcome to the class in the first class of business law dynamic CAF 4. अब महमूदा मेरे ख्याल में आपके लिए मतलब ओवरव्यू तो चले रेलेवेंट ही होता है कि बीएलडी का पर्सन बी लॉ इज पास, तो वो आपका लिए रेलेवेंट नहीं होगा. सो बीएलडी का पेपर और इस पेपर को इस लेवल का मुश्किल पेपर कहें. यस, बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट है. बिजनेस लॉ एंड कंपनी लॉ, ये पहले दो पेपर ऐसे थे. बिजनेस लॉ थोड़ा डिफिकल्ट था बट कंपनी लॉ वाज इजी. ठीक है. अ, लेकिन अब क्या हुआ कि इन्होंने दो लॉज, सी लॉ प्लस बी लॉ यानी कि बिजनेस लॉ, सी लॉ, कंपनी लॉ, इन दोनों को मर्ज करके बना लिया जी बिजनेस लॉ डायनामिक्स, बीएलडी. सी लॉ का जो पेपर था इट वाज द इजीएस्ट पेपर ऑफ कैफ and B law was like moderate to difficult. Moderate to difficult इसलिए कह रही हूँ, easy हरगिज नहीं था. Moderate से difficult इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को लगता था अच्छा दरमियाना मुश्किल है, पर कुछ के लिए इसको पास करना बहुत मुश्किल हो जाता था. इवन अकाउंटिंग के पेपर पास हो गए, ये नहीं होता था. ठीक है. अब जब इसको मिक्स कर दिया है तो अब क्या हुआ, ये easiest तो अब नहीं रहा, अब ये डिफिकल्ट बन गया है. ठीक है. तो अब डिफिकल्ट क्यों बना है, क्योंकि थ्योरी का पेपर है, इतनी ज्यादा थ्योरी है, दो किताबें हैं, कंटेक्स्ट डिफरेंट है. मैं पहले महमूना बीलॉट कवर करवाऊंगी. ठीक है. तो कंटेक्स्ट लेकिन इस तरह है नहीं है कि बी लॉ हम कंप्लीट करेंगे और फिर सी लॉ स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं होगा. अभी मैं आपके साथ सारा स्केड्यूल शेयर करती हूँ. ठीक है. हमारे पास, आपको पता है आपके एग्जाम सितंबर से होते हैं, तो अगर हम अ ब्रीफ टाइमलाइन देखें, so we have a complete month of April, then May, then June, then July and August को आप preparatory month समझ सकते हैं. So we have 4 months in total. ठीक है. We start with the B law. ठीक है. And somewhere in the like after 15th May हम सी लॉ भी स्टार्ट कर लेंगे. ठीक है. दोनों को फिर हम साथ लेके चलेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा बी लॉ की एक मेजर अंडरस्टैंडिंग, एक ग्राउंड मेंटेन कर लें लॉ की लैंग्वेज को समझने के लिए. उसके बाद लाइक आफ्टर 1.5 month वी विल स्टार्ट सी लॉ. ठीक है. और यहाँ से फिर हम इन दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे. सो दिस विल बी द स्ट्रेटेजी. आपने क्वेश्चन पूछा था तो दिस वाज माय आंसर. बैक टू द आवर ओरिएंटेशन सेशन. सो आई वाज टेलिंग यू कि दिस पेपर इज नॉट डिफिकल्ट है. तो लेकिन आपको पता है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है. ठीक है. तो जो डिफिकल्ट है उसके साथ आपके लिए बहुत सारी आसानियां भी पैदा की गई हैं. ठीक है. अब डिफिकल्ट क्यों है, क्योंकि मैंने कहा उसकी रीजन ये नहीं कि, उसकी पहली रीजन सिलेबस. बहुत ज्यादा सिलेबस है. उस सिलेबस में बहुत ज्यादा अंग्रेजी है. कौन सी अंग्रेजी? लॉ की अंग्रेजी, लॉ लैंग्वेज. ठीक है. फिर दो किताबें देख के हमारे दिमाग को वैसे ही दचका लग जाता है. याद है जब हम छोटे होते थे, हमारी जैसे अभी आजकल के दिन है कि नया नया सेशन स्टार्ट हो रहे हैं, आपके बहन भाई में भी अगर वो स्कूल गोइंग हो तो उनका स्कूल स्टार्ट हो रहा होगा तो उनकी नई बुक्स आती है. तो जब बुक्स खरीदते हैं, घर लेके आते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन द बुक का साइज वी डिटरमिन कि ये बुक कितनी डिफिकल्ट है. ऐसा ही, चाहे वो उर्दू की किताब क्यों ना हो. उर्दू की किताब अगर पहले इतनी थी और इतनी मोटी हो गई है, होए, उर्दू की किताब इतनी मोटी हो गई है यार, बहुत मुश्किल है. उर्दू की किताब तो बहुत मुश्किल है. सो द अदर जो हमारी डिफिकल्ट चीज है वो क्या है, हमारा मेंटल बैरियर.
कि हमें नजर दो किताबें आ रही हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमने सोच लिया, ओ यार ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो नहीं होने वाला, ये तो ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता। बट द थिंग इज कि हम जो डिफिकल्टी लेवल में हमने देख लिया कि जी सिलेबस ज़्यादा है और ये सारे पार्ट उसी सिलेबस से निकलते हैं, कि हमारी मेंटल बैरियर भी वहीं पे बनता है कि यार इतनी मुश्किल है, दो किताबें हैं। फिर अंग्रेजी, वो भी कौन सी अंग्रेजी, लॉ की जबान। लॉ की जबान और नॉर्मल जबान में फर्क होता है, ऐसा ही है। जिस तरह अक्सर क्या होता है, समय कुरान पाक जब पढ़ रहे होते हैं, तो अगर आप रीसेंट नहीं को पुराना कुरान पाक खोलें, और इसके साइड पे ना एक्सप्लेनेशन लिखी होती है। अच्छा, तो सम टाइम्स आप अरबी पढ़ रहे हो, मीनिंग देख रहे हो, लेकिन अगर आपका दिल करता है आप एक्सप्लेनेशन देखो, उस एक्सप्लेनेशन में इतनी मुश्किल उर्दू लिखी होती है, इतनी मुश्किल उर्दू लिखी होती है कि यार, मतलब अरबी तो चलो आती ही नहीं, वो उर्दू भी नहीं आती। सही है। अब उर्दू कौन सी जबान है जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है, लेकिन वो भी नहीं आती, तो उसमें इतने मुश्किल लफ्ज लिखे होते हैं। तो सेम यहाँ पे भी, बेशक आपको अंग्रेजी जुबान आती है, मैं नहीं कह रही कि अंग्रेजी जुबान किसी को नहीं आती, सबको आती है, बट लॉ की अंग्रेजी, लॉ की लैंग्वेज इज कम्प्लीटली इंटायरली डिफरेंट। ठीक है। जैसे जैसे हम पढ़ेंगे हमें समझ आएगा कि हमने जवाब इस लॉ की जबान में बात कैसे करनी है। सो जहाँ पे हम ये कह रहे थे कि ये डिफिकल्टी के लेवल है, वहीं पे हम यहाँ पे इस डिफिकल्टी लेवल को दूसरी जुबान में हम ये समझ सकते हैं कि हमारे जो पेपर के इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो रिस्क हैं, वो क्या क्या। ठीक है, अगर इसी का पेपर हम अटेम्प्ट करने जाते हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम, सबसे पहला राइटिंग, लिखना नहीं आता। क्यों नहीं आता? लॉ की जुबान नहीं आती। We don't know how to write it down on the paper. दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर है, माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर है, मालूम है प्रोविजन क्या है, लेकिन लिख नहीं सकते। सही है। तो यहीं पे जहां पे कोई चीज डिफिकल्ट है, वही उसका आपका मेजर रिस्क है। सही है, कि दिस इज योर मेजर प्रॉब्लम। इसका कॉन्सिक्वेंस है कि आपको लॉ की लैंग्वेज नहीं आती, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, आप पेपर में उसको राइट अप सही से नहीं कर सकते हो। सिंस आप लोग अभी कैफ सॉरी पीआरसी करके आए हैं, दिस इज योर वेरी वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट विद अंडरस्टैंडिंग लॉज। ठीक है, क्योंकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं, इसलिए आपका कानून का आना बहुत जरूरी है। आपको कानून इसलिए नहीं पढ़ाया जा रहा कि आप एक अच्छे लॉयर बने, वकील बने, बल्कि कानून आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या होता है। कोई मुझे बताएगा चार्टर्ड अकाउंटेंट होता कौन है? जो आप बनने जा रहे हैं, हु इज दैट पर्सन, हु इज दैट पर्सनालिटी, करता क्या है, काम क्या होता है इसका? एनी आइडिया? जी इंसानियत की खिदमत करेंगे बड़े होके, मुल्क को कौम का नाम रोशन करेंगे। जी क्या वो करेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के? व्हाट यू गोना डू? बड़ी सी कंपनी में काम करेंगे, जैसे ही पास हो जाएंगे बहुत अमीर हो जाएंगे, बहुत बड़ा घर होगा, बंगला होगा, गाड़ी होगी, लोग सल्यूट करेंगे। व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग? जी साद हसन, आयमा, अक्सा, महमूना। जी साथ आपका आई गेस माइक भी ऑन है। जी बच्चे बताइए, जल्दी 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 बताया करें, माइक काइंडली अपने माइक अनम्यूट करके बताएं। जी महमूना, साद हसन, अक्सा, क्या करेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के? कंपनी अकाउंट मैनेज करना, लिटिगेशंस करना, ऑडिट करेंगे। याद रखिएगा, व्हाट यू आर गोइंग टू बी, इस अकाउंटेंट तो बहुत होते हैं, ऐसा ही है, पर आप क्या होंगे? चार्टर्ड। चार्टर्ड क्या होता है? चार्टर्ड का मीनिंग क्या होता है? खास।
स्पेशल, एक्सक्लूसिव। फलाना आदमी चार्टर्ड तैयारे पे फलानी जगह गया, कि वो स्पेसिफिकली उस पर्पस के लिए। Like accountants are so many, but you are special, you are exclusive, you are one and only. Why? Why you are one and only? वो इसलिए कि भाई आपको सिर्फ अकाउंटेंसी ही नहीं पढ़ाई जाएगी, कि भाई डेबिट क्रेडिट क्या होता है। आपको इकोनॉमी भी पढ़ाई जाएगी, इकोनॉमिक्स भी पढ़ाई जाएगी, हाउ थिंग्स वर्क। आपको तमाम लॉज पढ़ाए जाएंगे। कल को किसी जगह बैठे हो, कोई चीज तुम्हारे सामने आती है, कोई केस स्टडी तुम्हारे सामने आती है, सो यू नो व्हाट एग्जैक्टली इज रिटन ऑन इट, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, इसका क्या पर्सपेक्टिव है। ऑडिट तो चलो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। क्यों ऑडिट क्यों पढ़ते हैं? ताकि हम एनालाइज कर सकें थिंग्स को, इवैल्यूएट कर सके, क्रिटिकल एवेल्युएशन कर सके। ऐसा ही है फ्रॉम द मेन लाइन। फिर हमारे पास अकाउंटेंसी की वो सारी टाइप्स पढ़ेंगे। सो इसीलिए लॉज की इतनी इम्पोर्टेंस है कि कम बिजनेस लॉ तो पढ़ना है, कंपनी लॉ, कंपनी से रिलेटेड, उन्हीं कंपनीज का हम ऑडिट करने जाते हैं, उन्हीं कंपनीज को हम देखते हैं। तो व्हाट वी आर डूइंग इज डूइंग, वो जो कंपनी जो कर रही है वो सही कर रही है कि नहीं कर रही। ठीक है। तो लॉस पढ़ने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये जो बंदा जो एक्सक्लूसिव है, जो वन एंड ओनली है, कल को इसके सामने अगर कोई चीज आती है तो इसको पता तो हो। सही है, सिर्फ नाम का चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, काम का भी इसको आता है। ठीक है। सो दैट्स द रीजन वी हम यहाँ पे लॉस को पढ़ते हैं। अब आते हैं अपने उस वाकई में अपने पेपर की तरफ, जो कि हमने देखना है। बिजनेस लॉ डायनामिक्स का हमारे पास पेपर है, और पेपर मैंने कहा 2 किताबों पे मुश्तमिल है, सी लॉ एंड बी लॉ की किताब। हम स्टार्ट करेंगे बी लॉ से। बी लॉ क्या होता है? जो कि बिजनेस लॉज है, यानी कि बिजनेस करते हुए जो बिजनेस हम करते हैं, क्या क्या बिजनेस होता है। हमने कोई भी कारोबार, बिजनेस का मतलब क्या होता है? कारोबार जो कि हम खुद कर रहे हैं, ठीक है, या हमारे साथ हम पार्टनरशिप में किसी के साथ कर रहे हैं। या तो बंदा अकेला बिजनेस करता है, 2-3 बंदों को मिला के करता है, या फिर उसी बिजनेस को कंपनी पे रजिस्टर कर देता है। ऐसा ही ऐसा ही होता है। या तो आप जनरल स्टोर खोल लें, ठीक है, या फिर आप एक पार्टनरशिप कर लें, 2-3 लोग मिलके काम कर लें, या फिर हम कहते हैं हमें कंपनी बना लेते हैं। इन ऑल दीज थिंग्स हो क्या रहा है? बिजनेस हो रहा है। लेकिन बिजनेस ऐसे तो नहीं चलेगा, कुछ मामूलात होंगे, कुछ एक चीजें होंगी जिन पे पाबंद होना जरूरी है। कोई भी बिजनेस, चाहे आप जनरल स्टोर खोलें, आपकी पॉलिसी होगी, आप बाहर दुकान के लिख के लगाएं कि जी उधार लेना मना है, तो फिर दिस इज योर पॉलिसी कि आप उधार पे काम नहीं करते। सही है? या आपकी पॉलिसी है, क्या लिखा होता है कि भी आपका जो रेट है वो फिक्स है। इसको उर्दू में मेरे हाल में क्या कहते हैं, दाम समथिंग कुछ इस तरह का लिखा होता है, मतलब याद नहीं आ रहा माइंड में, कि भी आपका रेट फिक्स है, नो डिस्काउंट, नो कंसेशन, कि भी वो क्या कहते हैं, शर्मिंदा ना करे, डिस्काउंट मांग के शर्मिंदा ना करे, और आवर रेट्स आर ऑलरेडी फिक्स्ड। ठीक है, नॉन नेगोशिएबल है हमारे रेट्स। तो व्हाट इज दिस? दिस इज योर पॉलिसी। बेशक आपका जनरल स्टोर है, पर आपने एक पॉलिसी बनाई हुई है। इस तरह कुछ लोग मिल के पार्टनरशिप करके बिजनेस करना चाहते हैं, वो अपने बिजनेस की पॉलिसीज बनाएंगे। ठीक है, वही को लोग कंपनी बनाना चाहते हैं, वो कंपनी की पॉलिसीज बनाएंगे। सो वो जो पॉलिसीज हैं वो कहाँ पढ़नी, हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ये सामने। पहला चैप्टर पे बाद में बात, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? किसी से मायदा करना, ऐसा ही, एग्रीमेंट करना, कि मैं आपको चीजें बेचूंगा, मैं आपको गाड़ी बेचूंगी, ठीक है, मैं आपको परफ्यूम बेचूंगी, मैं आपको पेजेस बेचूंगी, मैं आपको स्टेशनरी की चीजें बेचूंगी, वट एवर यू आर सेलिंग, वट एवर थिंग इन यू आर डीलिंग विद। ठीक है, तो हाउ यू गोना डू द एग्रीमेंट? किसी को ऑफर करेंगे मेरे से चीज खरीदोगे, वो आगे से बताएगा हाँ खरीदूंगा। फिर वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा? फिर रेवोकेशन, को वही ऑफर, नहीं नहीं मैंने तुम्हें नहीं भेजनी, नहीं मैंने तुमसे नहीं खरीदनी। फिर ये जो एग्रीमेंट्स हैं, ये किसकी टाइप्स क्या होगी, ये वैलिड क्या होगा, वाइडेबल क्या होगा, वाइड क्या होगा, आगे पढ़ते जाएंगे। फिर ये कुछ और एक नया ही मुख्तलिफ किस्म का कॉन्ट्रैक्ट आ गया, एग्रीमेंट आ गया। इन कॉन्ट्रैक्ट्स को परफॉर्म कैसे करेंगे?
मैंने कहा है मैं तुम्हें मोटरसाइकिल बेचूंगी, आज 30 मार्च है, मैं तुम्हें बेचूंगी आज एग्रीमेंट करती हूँ, लेकिन मोटरसाइकिल हैंड ओवर करूंगी 5 अप्रैल को, और तुम मुझे 10 अप्रैल को पैसे दोगे। कहाँ दोगे? मेरे दफ्तर में, जो कि ब्लू एरिया इस्लामाबाद की 5वें फ्लोर पे बिल्डिंग है, वहां पे मेरे ही ऑफिस में आके, जिसके बाहर B4 लिखा हुआ है, तो मुझे पैसे दोगे। ये मैंने क्या बता दिया कि तुमने परफॉर्मेंस कैसे करनी है, उस कॉन्ट्रैक्ट को कैसे परफॉर्म करना है। अगर उस बंदे ने मुझे मेरे ही दफ्तर में, जो कि ब्लू एरिया इस्लामाबाद की फलानी बिल्डिंग में के 4थे फ्लोर पे फलाने दफ्तर में B4 मैंने नाम लिया था, उसमें आके अगर मुझे नहीं दिए, किसी शादी में दिए, तो मैं कहूंगी नहीं, उसने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया। क्यों नहीं किया? वो जो मैंने शर्तें लिखी थी उसके मुताबिक नहीं किया। सही है। मैंने आतिफ असलम को बुक किया, आतिफ असलम मेरे भाई की शादी में आके गाना गाएगा 4 अप्रैल को। ठीक है। आतिफ असलम 3 अप्रैल को आ गया। जी, तो क्या मेरे उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर दिया? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू थिंक? किया उसने? नहीं। क्यों? क्योंकि उसने मेरी शर्तें नहीं मानी। तो मैंने उसे कहा था तुमने 4 अप्रैल को आना है, 3 अप्रैल को आ गया, गाना गा के चला गया, मैं क्या करूं? मेरे मेहमान तो 4 को आने थे। व्हाट गोना, मुझे क्या फायदा मिला उसको? सही है। तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हम ये देखेंगे। अब ये देखिए कितने मजे मजे की चीज है, वो मुश्किल है नहीं, आसान सी लग रही है भाई। फिर आ गया कि जी कुछ मुझे प्रोविजन जो रिजेंबलिंग दोज कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जब हम इसको खोलेंगे, फिर हमारे पास ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ गया कि जी अगर कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच होगी तो फिर क्या सजा मिलेगी, फिर क्या होगा। फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्या आता है। सो यहाँ तक हमने सिर्फ देखा कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद हम देखेंगे पार्टनरशिप। ये 3 तरह के बिजनेस, 3 तरह चैप्टर्स आपको नजर आ रहे हैं। ये तीनों पार्टनरशिप से रिलेटेड है कि जब बिजनेस में पार्टनरशिप होती है, तो फिर वो जो पार्टनर्स होते हैं उनके आपस में एक दूसरे के क्या राइट्स होंगे, पार्टनर्स के आउटसाइड लोगों के साथ क्या तरीका कार होगा, पार्टनर्स का थर्ड पार्टी के साथ क्या डीलिंग होगी। फिर देन वी हैव अनदर चैप्टर प्रोमिसरी नोट से रिलेटेड। ये बिल्कुल एक नई चीज है, जब हम इस तक पहुंचेंगे बहुत डिटेल में देखेंगे। एंड देन हमारे पास कुछ उन्होंने कहा कि भाई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारे पास है जनाब 1872 का। ठीक है, 1919 का एक तरह से। फिर पार्टनरशिप एक्ट है 1932 का। ठीक है। ये वाला जो है ये 1885 का। फिर उन्होंने कहा यार मेरे ख्याल में अब इनको कोई इस नए दौर की चीजें ही पढ़ा ले। तो उन्होंने सोचा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट मेरे ख्याल में 2018 है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उनको ख्याल आया कि यार कोई नई चीजें भी पढ़ा देनी चाहिए इनको, क्योंकि हमने तो 1932 का एक्ट जैसे लिया पाकिस्तान बनने से पहले, उसको ऐसे ही अडॉप्ट कर लिया। हमने कहा भाई जो ये लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसको किसी किस्म की चेंजेस की जरूरत नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी हमने ऐसे ले लिया। फिर जाहिर बात है नए दौर की नई रिक्वायरमेंट्स पे जब पता चला कि लोग तो मनी लॉन्ड्रिंग भी करते हैं, तो उनको ख्याल आया कि चलो इसका लॉ बना देते हैं। और फिर उन्होंने कहा चलो जी CA के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते हैं। तो ये चैप्टर यहाँ पे आ गया। देन वी हैव, अब आप कंपनी लॉ का सिलेबस शुरू हो गया। सो ये तो हमने हल्का सा ओवरव्यू किया। अब हम मेरे जो मैं कह रही थी कि भी हर मुश्किल के साथ आसानी भी है, उस आसानी की बात करते हैं कि वो आसानी क्या है। ये तो हमने देख लिया, हल्का सा ओवरव्यू किया BLD का कि जनाब BLD के अंदर क्या क्या है। अगर आसानी की बात करें कि आसानी क्या क्या है, एक मिनट दीजिएगा। कि हमने कहा जी 2 पेपर, B लॉ एंड C लॉ, दोनों के मार्क्स हैं 50-50। इस 50-50 में दोनों में 15 मार्क्स के MCQs हैं। पीछे रह गया 35 मार्क्स, जो कि आपकी है थियरी। और ये थियरी बहुत प्रिडिक्टेबल है कि जी कहाँ से क्या सवाल आएगा, कितने मार्क्स का आएगा। वेरी प्रिडिक्टेबल। वो कैसे, ये मैं आपको दिखाती हूँ। और मजे की बात यह है
कि दिस इज द कॉज ऑफ द फेलियर। ठीक है, द वन ऑफ द कॉज ऑफ द फेलियर इज कि कहाँ से कब और कितना पढ़ना है, किस चीज पे कितना जोर लगाना है, ये नहीं पता होता। ठीक है, आपने कितनी मेहनत किस चैप्टर पे करनी है इस बारे में नहीं पता होता, जिसकी वजह से आप लोग क्या करते हैं कि जो पेपर का इशू है, जो फेलियर की रीजन है, एक तो हमने कहा राइटिंग बैरियर, दूसरा देयर इज नो स्मार्ट वर्क। स्मार्ट स्टडी जिसको कहते हैं उसका उसका लैक है, उसकी डेफिशिएंसी है। सो स्मार्ट स्टडीज कैसे करनी है वो मैं आपको बताती हूँ यहीं से, आपके इसको देख के आपके सामने नजर आ रहा है जी, प्रोफिशिएंसी लेवल एंड टेस्टिंग लेवल। टेस्टिंग लेवल आप देख रहे हैं T1 T2 लिखे हुए, एंड यहाँ पे T3 लिखा हुआ है। सही है। T1 का मतलब क्या होता है कि T1 का जो सवाल है ये आपके पास, अगर बिजनेस लॉ को देखा जाए तो ये 3 से 5 नंबर का सवाल होता है। सही है। T1 is 3 to 5 marks question. T2 is your 5 to 7 marks question. ठीक है, या आप इसको 5 to 10 भी कर सकते हैं। 5 to 10 कैसे होता है, पार्ट्स में सवाल आ जाता है। एंड T3 इज योर above 10। ठीक है, आप इसको 7 to 10 कर सकते हैं, ये आपके पास रेंजेस है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे अपने इस किताब की तरफ देखें तो आप अगर देखें जो पहला चैप्टर है डेट इज T1, इसका मतलब है इसे 3 से 5 नंबर का सवाल आएगा, इससे ज्यादा का नहीं आएगा। सेम एज पर दिस दिस, हाँ, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ से ज्यादा नंबर का सवाल आएगा। रिसेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट, ज्यादा नंबर का सवाल। ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, 5 से 10 नंबर का सवाल। एजेंसी T1, पार्टनरशिप का पहला चैप्टर T1, दूसरा तीसरा T2, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक T1। अब मैं आपके साथ ही ना किताब खोल देती हूँ कि हम स्मार्ट स्टडीज को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, उसके लिए बुक का खोलना बहुत जरूरी है। ये देखिए, सो हमने ये किताब खोल ली। अब इस किताब को अगर आप देखें तो हमने कहा जी, हमारे पास जो पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम, जिसमें मैंने कहा 3 से 5 नंबर का सवाल आता है, और वो किस तरह आता है, यूजली सवाल 4 नंबर का होता है, 1 नंबर का MCQ होता है, या 3 नंबर का सवाल होगा और 1 नंबर का MCQ होगा। मैं आपके सामने मॉडल पेपर भी खोल देती हूँ। ठीक है, यहाँ से आप देखें कि सेक्शन A है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 MCQs का है, जो कि 15 मार्क्स के होंगे। याद रखिएगा यहाँ पे कोर्स चीज वेरी इंपॉर्टेंट, MCQ 15 नहीं होंगे। नंबर ऑफ MCQ इज नॉट 15, मार्क्स इज 15। इस बात का मतलब क्या है, हो सकता है कोई MCQ 1 नंबर से ज्यादा का हो। ठीक है, जैसे आपके मॉडल पेपर में देखें 1 नंबर का MCQ एक का आ रहा है, लेकिन MCQ नंबर 6 1.5 मार्क्स का, MCQ नंबर 7 1.5 मार्क्स का। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें इवन MCQ 2 नंबर का है, तो MCQs 8 उसने पूछे हैं, लेकिन बीच में क्या हुआ कि कुछ MCQs जो है वो ज्यादा मार्क्स के थे। ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो इवन चेंजेस आ गए। ठीक है, 1 मिनट, ये 15 नंबर तो नहीं बन रहे, तो 10 बन रहे, 3 चेंजेस तो नहीं होगी दोबारा। 1 मिनट चेक कर लेते हैं। 5 9 10, ये तो 10 नंबर के MCQs है इसमें। फिर अभी पहले तो 15 के थे, लेट मी री इवेल्युएट, कि जो मैं कह रही हूँ बात सही है कि नहीं, ये तो 10 नंबर के हो गया आई गेस। पहले 15 थे, आई गेस न्यू मॉडल पेपर के मुताबिक 10 नंबर है।
तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हमने 15 लिखा था, इसको हम 10 कर लेते हैं। तो मार्क्स इज 10, 40। चलो जी, थोड़ा सा गेम और अप हो गई है। चल, फिर पहले तो बड़ा मजा का था कि चलो जी 30 नंबर के तो एमसीक्यूज थे, बट इट्स ओके, कोई मुश्किल नहीं है फिर भी अभी भी। खैर, तो व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि एक नंबर का एमसीक्यू आ जाता है और बाकी नंबर के आपके पास जो है वो क्वेश्चन आ जाता है। अब फॉर इंस्टेंस हम यहाँ से ही देखते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो नजर आ रहा है जी, ये वाला सवाल पार्टनरशिप एक्ट 1932 से है। अगला सवाल देखें, बड़ा क्लियर लिखा होता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से है। तीसरा सवाल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से, जो मैंने आपसे कहा था, जो कि 1885 का है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से है। ठीक है, नेक्स्ट चले, ये ले जी, ये वो एमसीक्यू है जो चैप्टर 1 से। ठीक है, मैंने आपसे कहा था ना, चैप्टर 1 से एक एमसीक्यू और एक सवाल जो कि 3 या 4 नंबर का होगा वो लाजमी आता है। और अगर हम यहाँ पे पहला सवाल देखें, ये देखिए 4 नंबर का सवाल। सो चैप्टर 1 इज फॉर श्योर शॉर्ट योर 5 मार्क्स। ठीक है, और उसमें बड़ी लिमिटेड चीजें जो कि आपने याद करनी होती है। छोटा सा चैप्टर है, आसान आसान चीजें हैं, यानी कि आपने 5 मार्क्स सिक्योर करने। जब मैं पेपर की तैयारी करती थी ना, तो मैं हमेशा ये देखती थी, अच्छा कौन से चैप्टर की वेटेज सबसे ज्यादा है, सबसे पहले वो कर लो, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद वाला। और फिर जब पेपर अटेम्प्ट करना होता था, फिर मुझे पता होता था, अच्छा सबसे ज्यादा वेटेज इसके पहले ये वाला पोर्शन करो, फिर उसके बाद ये वाला करो, फिर उसके बाद ये वाला करो, उसके बाद ये वाला करो। ठीक है, सो यू नो कि इस चैप्टर पे कितनी एफर्ट लगनी है कि ये आपके जो बीएलडी करने के जो 50 मार्क्स का पोर्शन है, उसमें से 5 मार्क्स तो खाली ये चैप्टर है। सही है, अब आगे चलते हैं वापस सिलेबस की तरफ। ठीक है, और अगर आप इसके ऊपर टॉप पे देखें तो उसने बड़ा क्लियर वेटेज बताई हुई है। इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम, जो कि हमारे पास चैप्टर 1 है, दैट इज 3 to 6 मार्क्स। फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एसेंशियल्स एंड परफॉर्मेंस 25 to 32 मार्क्स। ये हमारे पास कौन से, यानी कि चैप्टर 2 से लेके आपके पास चैप्टर 10 तक, ये आपको कह रहा है कि ये पूरा पोर्शन जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, ये 25 to 30 मार्क्स का आएगा। ठीक है, यानी कि उसने आपको एक लमसम अमाउंट बता दिया कि इतना का है। फिर अदर बिजनेस लॉज 15 से 20 नंबर। अदर बिजनेस लॉज में आपके पास क्या चीजें आती है, एक बिजनेस लॉ आपके पास पार्टनरशिप का आ गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, और इसको उसने T3 लिखा था, ऐसा ही है। अब जब टोटल 15 से 20 है, यूजली ये जो 3 चैप्टर्स हैं, ये आप इसको 10 से 12 या 10 मैक्सिमम लिमिट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 3 से 5, और फिर जो रिमेनिंग 5 मार्क्स हैं वो यहाँ से। अब हम इसका मॉडल पेपर देखते हैं और इसको यहाँ से देखते हैं कि इस मॉडल पेपर के मुताबिक क्या वो जो उसने ग्रिड बताया उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो मॉडल पेपर के मुताबिक दिस इज योर चैप्टर 1, ऊपर एक एमसीक्यू था, तो टोटल मार्क्स आगे 4 + 1 = 5। ठीक है, आगे चलते हैं। चैप्टर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आप ये देखें कि इसमें आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 या अदर लॉज से है, और ये 4 मार्क्स का है। ठीक है, जो मैंने आपसे कहा था कि आपसे 5 नंबर का सवाल वो पूछ सकता है। यहाँ पे ये देखिए, अदर बिजनेस लॉज में आपके पास कौन सा था, पार्टनरशिप, नेगोशिएबल, एक एंटी मनी और आर्बिट्रेशन। सो आर्बिट्रेशन से सवाल आता है या एंटी मनी से आता है। ठीक है, दोनों में से किसी एक में से आता है, ऐसा नहीं हुआ कि दोनों एक साथ आ जाए। तो हम अब देखिए 4 नंबर यहाँ पे हो गए, तो हम ऐसा करते हैं कि साथ साथ यहाँ पे भी इनके मार्क्स लिखते जाते हैं जो मॉडल पेपर के मुताबिक हुए हैं। ठीक है, सो 4 नंबर मॉडल पेपर के मुताबिक आगे। अभी हमने एमसीक्यू नहीं देखा, उसको ऐड ऑन करेंगे। जो हमारा सेकंड पोर्शन था, कॉन्ट्रैक्ट, उसमें उसने कहा था कि मैं 25 से 32 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछूंगा,
तो अभी यहाँ पे देखिए कि 8 मार्क्स कवर हो गए। तो हम ऐसा करते हैं यहाँ पे उसके आगे ये जो सारा पोर्शन है यहाँ तक हम लिख लेते हैं कि जी 8 मार्क्स। अभी जो पहला जो सवाल था उसी में से हो। एमसीक्यू के बाद में देखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से ही आपको पता चल रहा है। देखिए आपने सिर्फ ये देखना है लॉ कौन सा है। तो 4 नंबर यहाँ पे। और ये अब हुआ क्या कि एक क्वेश्चन है 3 पार्ट्स है। ठीक है, हो सकता है दिस इज फ्रॉम अ डिफरेंट चैप्टर, दिस इज फ्रॉम अ डिफरेंट चैप्टर, दिस इज फ्रॉम अ डिफरेंट चैप्टर, और ऐसा ही होगा। क्योंकि ज्यादा बात है उसने अब ये नहीं वो करता कि जी मैं कोई 15 सवाल कर लिख लूं। वो एक सवाल लिखते उसके पार्ट्स बना देते हैं ताकि दिस इज अनदर साइकोलॉजी गेम। ठीक है, कि साइकोलॉजिकल बच्चा परेशान हो कि यार पेपर में 20 सवाल आए थे, हाय लिख लिख के थक गया। होते 20 ही हैं, सिर्फ साइकोलॉजी क्या है उसके पार्ट्स बना दिए गए। ठीक है, सो यहाँ पे अगर देखें तो 13 नंबर के सवाल अगेन वहीं से आ रहे, तो हम यहाँ पे 8 पहले लिखा था, 13 और लिखते। ठीक है, वापस चलते हैं मॉडल पेपर की तरफ। आगे आगे जी क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 नजर आ रहा है पार्टनरशिप एक्ट 1932 से, जो मैंने आपसे कहा था बड़ा इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर आगे अगेन पार्टनरशिप एक्ट 1932, 4 नंबर, 7 नंबर हो गए, फिर 3 नंबर। ठीक है, तो हो गए टोटल 11 नंबर। सो पार्टनरशिप से उसने सवाल पूछ लिया 11 नंबर का। नेगोशिएबल से सवाल नहीं हुआ, लेकिन क्या हो सकता है एमसीक्यू, हम इसलिए करते हैं एमसीक्यू देखते हैं जाके। पहले इस चैप्टर का एमसीक्यू हमने देख लिया था, 1 नंबर का था जी। सो देखिए जी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ये ले नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का उसने इस दफा सिर्फ एमसीक्यू पूछ लिया 1 नंबर का। ठीक है, देखते हैं कोई और भी है। एक तो हो गया जनाब, एक 8वां, एक ही है। so, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से उसने सिर्फ 1 मार्क्स का पूछ लिया। ठीक है, सो हम क्या कर लेते हैं, अगर एमसीक्यू भी काउंट करने हैं तो हमने कहा चलो जी और एमसीक्यू भी देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारे पास 8वां एमसीक्यू, दिस इज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1, दिस इज अगेन फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 2, ये भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 3, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 4, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 5। So 5 MCQs from the contract act। अब सॉरी हमने मार्क्स इनके देखे नहीं, मार्क्स डिफरेंट थे, लेकिन चले। एक एमसीक्यू हमारे पास पार्टनरशिप से है, तो हमने क्या कर दिया हमें पता है। पार्टनरशिप हमारे पास 11 नंबरों की ऑलरेडी थी, +1 कर दें तो 12 नंबर। ठीक है, और रिमेनिंग जितने भी मार्क्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हैं, चाहे उसका टोटल कुछ भी कर लें। सो अगर आप टोटल करना चाहें तो कर सकते हैं। 5 मार्क्स जी, यहाँ पे कितना बना 21। अभी इसमें जो रिमेनिंग बचे को एमसीक्यूज आ जाएंगे 12, 1, 4। टोटल कीजिए क्या आया आंसर जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स 26, 38, 39, 43। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बाकी जो एमसीक्यूज थे 43 इससे 7, वो 7 मार्क्स यहाँ पे 50। आसान हो गया, पूरा 50 पता चला। So this is how you have to prepare for your chapters। ऐसा ही है, पहला चैप्टर सिंस हम जब शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम, उसका पूरी किताब से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, लीगल सिस्टम क्या होता है, कानून कैसे बनाए जाते हैं, हमने वो देखना है कि कानून बनाने का तरीका क्या होता है पाकिस्तान में। लीगल क्या है, कानून, सिस्टम साजी, कानून साजी, कानून किस तरह बनाया जाता है इस मुल्क के अंदर, पाकिस्तान में कानून कैसे बनाए जाते हैं। तो वो चैप्टर उसका पूरी किताब से कोई ताल्लुक नहीं है। प्रिपेयर कर लिया, 5 नंबर तैयार हो गए। और ये इतना आसान चैप्टर है, एक दफा याद कर लो भूलता नहीं है। सही है, एक दफा अच्छे से क्लियर हो गया नहीं भूलेगा। हाँ, आपने दोबारा देख लेना है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भूलेगा, आपने याद किया, आज याद किया कल भूला होगा। आपने याद किया 2 दफा रिवाइज किया, तीसरी दफा करने बैठे
50% आता होगा, 50% भूल जाएगा। चौथी दफा में 60-70% आता होगा, पांचवी दफा में 80 पे पहुंच गया, छठी दफा में क्लियर है कॉन्सेप्ट, पक्का हो गया। ये तो मैंने भी एक लाइन में एक बात की, इसका मतलब क्या हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कम से कम भी 5 से 6 दफा रिवीजन चाहिए, कम से कम भी 5 to 6 टाइम्स रिवीजन चाहिए। अब ये 5 to 6 टाइम्स रिवीजन कैसे होगी, ये मैं आपको बताती हूँ, बड़ी आसान तरीके से होगी। पहली रिवीजन हम क्लास में पढ़ेंगे, we will read in class, read and trying to learn in class। फिर उसके बाद हर रोज आपने सिर्फ 10 मिनट देने हैं, 10 मिनट पर पेज, बस। और यूजली ऐसा ही होगा, एक दिन में हम एक सफा पढ़ेंगे या 2 सफे पढ़ेंगे, अगर 2 सफे पढ़ेंगे तो 20 मिनट देने। यानी कि मुझे आपसे जो कमिटमेंट चाहिए कि जब आप क्लास लेने, 1 घंटे की क्लास लेने के बाद मुझे आपसे कमिटमेंट चाहिए 1 घंटा की क्लास प्लस 10 मिनट पर पेज। ठीक है, अगर 2 सफे हैं तो 20 मिनट, 2 से ज्यादा नहीं पढ़ते हम यूजली। ठीक है, एक सफा होता है या 2, 2 इज द मैक्सिमम। तो मुझे क्या बताइए, क्या 20 मिनट पढ़ना मुश्किल है या 10 मिनट? और ये 10 मिनट आपके मैं कम करूंगी कैसे? आपने, ये मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रही हूँ, दिस इज एवरी डे, ये आपकी फर्स्ट रिवीजन है जो आपने डेली 10 मिनट पढ़ा। पहले जो पढ़ा वो यहाँ पे हो गया, उसके बाद पहली रिवीजन है आपकी जो डेली का पढ़ना है। ठीक है, मैं आपसे कह रही हूँ कि आपने और आपने टाइमर लगा के सर 9:47 हो अपनी किताब के ऊपर लिखना है, 9:47 आपके हर सफे के ऊपर से आज तो हम नहीं कुछ पढ़ रहे, लेकिन आपने ऊपर डेट डालनी है 9:47, और ठीक 9:57 पे आपने पेज पूरा पढ़ना है। अपने अपने पास फोन की बजाय घड़ी रख ले, फोन ना रखे, घड़ी रख ले। घर में बहुत पुरानी घड़ियां पड़ी होंगी, अब ये ना पता चले कि नई घड़ी खरीदने चल पड़े। ठीक है, वो घड़ी नहीं तो वो जो अलार्म क्लॉक होती थी ना, वो रख ले। नहीं तो डिजिटल घड़ी घर में किसी की भी होगी, अब्बा की उतार के, अम्मा की जो पुरानी अलमारी में पड़ी है ला के रख ले। नहीं तो वो बच्चों वाली मिलती है एक, जिसपे वो बना होता है बैटमैन या कुछ बनी होती है, लड़कियों के लिए प्रिंसेस बनी होगी, जिस पर डिजिटल लिखा होता है। कुछ ऐसे करो ना तो वो गोल भी हो जाती है। ठीक है, तो बेशक आप लोग वो वाली ले ले। ठीक है, तो खर्चा करना है 200-250 रुपए की मिलेगी, इससे ज्यादा की नहीं मिलेगी। ठीक है, तो जब आपका दिल ना करो तो आप बेशक ऐसे ऐसे करके उससे खेल भी सकते हैं, वो रख ले और उसको देखना है। टाइमर अपने साथ रखना है 9:47 से 9:57 तक, 10 मिनट सिर्फ पढ़ने हैं। 10 मिनट क्या मुश्किल है? आप जो रील्स देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं, उसमें यू स्पेंड लाइक आवर्स। ऐसे ही वो जो एक रील होती है इसमें बंदा कुछ ड्रॉ कर रहा है कर रहा है कर रहा है कर रहा है, उसमें इतना टाइम लग जाता है। सो आई जस्ट नीड योर 10 मिनट। ठीक है, जब आपने फर्स्ट रिवीजन कर ली, ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगी कि अब आपने, मैं आपको पहले हम पढ़ते जाएंगे डेली का, फिर मैं आपसे कहूंगी नाउ अब आपने वीकेंड पे भी इसको पढ़ना है। और वो जो 10 मिनट थे पर पेज, वो आपके 10 से 9 पे आने चाहिए या 8 मिनट पे आने चाहिए। ये आपकी स्पीड लेवल हो, डिक्रीज करना है इसको। आपने इस रीडिंग टाइम पर पेज को डिक्री, या आप आज पहले दिन से इस बात को जहन में रखेंगे तो अगस्त में जाके आपका ये जो रीडिंग टाइम है, जो कि मैं आपसे आप कह रही हूँ कि 10 मिनट पर पेज है, ये रीडिंग टाइम आपका 1 to 2 मिनट होना चाहिए। ये 1 to 2 मिनट क्या होता है? स्किम। अच्छा, इस सफे पे ये है, इस सफे पे यही है। ये सब बातें क्यों कर रही हूँ? 2 किताबें हैं, ये आज का पेपर देख के आएंगे, कल दूसरा पेपर देने जाना होगा। तो जब तक मेंटली प्रिपेयर नहीं होंगे, और पेपर इजी है, पढ़ना इजी है, थ्योरी इजी है, सिर्फ बैरियर क्या है? सिलेबस ज्यादा है। तो सिलेबस को कवर करने की स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रही हूँ।
डेली का सिर्फ 10 मिनट है। मैं आपसे नहीं कह रही आपने घंटा पढ़ना, मैं आपसे नहीं कह रही आधा घंटा लगा के अकाउंटेंसी का सवाल कर दें। नो, जस्ट 10 मिनट। फिर वीकेंड के बाद फिर आपके जब टेस्ट होंगे तो दिस इज योर थर्ड रिविजन। टेस्ट के बाद आपका कोई मिड टर्म होगा, वो आपकी फोर्थ रिविजन। फिर आपका मॉक होगा, दैट इज योर फिफ्थ रिविजन। और सिक्स रिविजन आपकी होगी जो आपकी एग्जाम लीव्स होती है। और उसके बाद आपका फाइनल डी डे होगा। सो अगर आपने मेरी इंस्ट्रक्शंस को माइंड में रखा, सिर्फ 10 मिनट पर डे आपने पर पेज लगाना है कि यहाँ पे आपका 9 से 8 मिनट पे हुआ, यहाँ से आपने उसको 7 से 8 या 6 से 7 पे करना है, यहाँ से आपने उसको 5 पे ले, यहाँ से आप उसको 4 पे ले, यहाँ से आप उसको 2 से 3 मिनट पे ले। कि जो आखिरी दिन है आप बस यूं देख रहे हैं, इस पेज में ये था, इस पेज में ये था, इस पेज में ये। मैं आपको हर क्लास में, इन एवरी क्लास, जब हम क्लास शुरू करेंगे तो हम क्लास का पिछला रिवाइज करेंगे कि कल की पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। फिर जब क्लास एंड होने वाली होगी फिर हम देखेंगे आज की क्लास में हमने ये पढ़ा। ये प्रैक्टिस में क्यों करवाऊंगी? ये अचीव करवाने के लिए, दिस थिंग 2 to 3 मिनट, कि आप लोग इस पॉइंट से इस पॉइंट पे कैसे पहुंचेंगे। दिस विल बी प्रैक्टिस इन एवरी डे इन एवरी क्लास। ठीक है, आप लोग बेशक कोई भी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई है हमारी क्लासेस की, आप देख सकते हैं कि हम इसको तैयार असल में किस तरह करते हैं, कि हम डेली, और ये फिर सुनना जरूरी भी होगा। एक चीज जो आपसे रिक्वायर्ड है कि काइंडली अपने माइक, रिक्वेस्ट है वो उसको बेहतर कर लें, खराब है तो ठीक कर लें, जो भी मसला है उसको वैल्यूएट करें सो दैट दिस क्लास शुड बी इंटरेक्टिव। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ेंगे कहाँ से? तो बच्चे आप लोगों ने जाना है, ये जो गूगल क्रोम होता है, या आप इसको गूगल कह लीजिए, गूगल, यहाँ से आपने जाना है, ये वेबसाइट है आपकी ICAP, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान, ये खोलनी है। यहाँ ये स्टूडेंट्स का टैब है, इसमें ये देखें, ये लिखा हुआ है स्टडी रिसोर्सेज, यहाँ पे जाना है। स्टडी रिसोर्सेज में देखिए एजुकेशन स्कीम 2025, एजुकेशन स्कीम 2021, एजुकेशन स्कीम 2025 में जाएंगे, आ गया दोबारा स्टडी रिसोर्सेज। ठीक है, आपका लेवल है कैप, ये हम खोल लेंगे। ये आपके पास स्कोप ऑफ स्टडीज आ गया, ये स्टडी मटेरियल आ गया, ये क्वेश्चन पेपर्स आ गया। सिंस अभी तक एक ही अटेम्प्ट हुई है तो उसका ही पेपर, ये देखिए स्प्रिंग 2026, यहाँ से आपको ये पेपर हम डाउनलोड कर लेंगे। लेकिन अभी जो मैंने आपको दिखाना है किताबें, वो ये है स्टडी मटेरियल के अंदर। ये आपका बिजनेस लॉ डायनामिक्स खुल गया। ये देखिए जी, बिजनेस लॉ डायनामिक्स स्टडी टेक्स्ट वॉल्यूम 1, स्टडी टेक्स्ट वॉल्यूम 2, मॉडल पेपर। ये जो वॉल्यूम 1 है ये आपके पास है बी लॉ। ये आगे एक आइकन बना हुआ है, दिस वन, इस पे क्लिक करेंगे, ये आपके पास खुल जाएगा। यहाँ पे ये बटन है डाउनलोड का, इस बटन को प्रेस करेंगे, इधर से कर लें इधर से करें तो ये किताब आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। वॉल्यूम 1, ये देखिए यहाँ से वॉल्यूम 2, ये डाउनलोड का बटन दबाएंगे और ये किताब आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। ये मॉडल पेपर है, इसको डाउनलोड करेंगे। फिर जो हमारे पास पास पेपर है, ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे सिलेबस है जो मैंने आपको खोल के दिखाया था। इस सिलेबस में सारी किताबें, सारी चीज़ों का सिलेबस मौजूद है। और जो मैंने आपको ये टेस्टिंग स्ट्रेटजी बताई थी, ये इसके पहले दूसरे सफ़े के ऊपर लिखी हुई है कि GT1, अच्छा कहाँ गई, भी तो नहीं है, देखते हैं आखिर में लिखी हुई है, पहले शुरू में लिखी हुई थी। मैंने आपको बता दिया। अच्छा जी,
ठीक है, बिजनेस लॉ डायनामिक्स। जी मेरी आवाज आ रही है? बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। तो ये 2021 की स्कीम में आपने जाना है, ठीक है। ये देखिए, कैप 4 बिजनेस लॉ, कैप 7 कंपनी लॉ। तो पुराने पेपर्स यानी कि पिछले अटेम्प्ट से उससे पिछले पेपर्स के लिए आपको 2021 की स्कीम ऑफ स्टडी में जाना होगा। और ये देखिए, ये आपको सारी अटेम्प्ट्स के पास पेपर्स मिल जाएंगे। बिजनेस लॉ के अलग मिलेंगे और कंपनी लॉ के, ये कंपनी लॉ खोलेंगे और यहाँ पे आपको ये पास पेपर्स के नाम से कंपनी लॉ के पेपर मिलेंगे। सो आपका रिसोर्स क्या, स्टडी रिसोर्स क्या, वो सिर्फ ये 2 किताबें हैं। इसके अलावा किसी और किताब की कोई जरूरत नहीं है, किसी हेल्पिंग बुक की, किसी चीज की जरूरत नहीं है। मेरी क्लास में आपको कोई रजिस्टर वगैरह कुछ भी पास रखने की जरूरत नहीं है। आपने जो लिखना है इस किताब पे लिखिए, जो कुछ लिखना है इस किताब पे लिखिए। कोई जरूरत नहीं इस किताब को साफ सुथरा रखने की। आप पढ़ें, उसके बाद अम्मा को दे दें कि इस पे पकोड़े बना के खाएं, क्योंकि इस किताब के आगे की जरूरत नहीं होनी। ठीक है, जो बच्चे ऐसा करते हैं मैं देखती हूँ, मुझे पता है कि वो किताब बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखते ठीक है, और रजिस्टर्स पे लिखते हैं। तो मैं इस चीज को पसंद नहीं करती। क्यों? वो रजिस्टर मिलता ही नहीं, वो सफाई नहीं मिलता जब हमने तैयारी करनी होती है। और समटाइम अगर वो रजिस्टर गुम जाए तो उसके बगैर हम हमें कहते हैं वो गुम, बेशक वो अगर पास भी हो तो शायद कोई मसला ना हो, लेकिन वो सिंस वो गुम गया तो हमारा पेपर तो अब पास ही नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने सब कुछ उस पर लिख लिया था। जो लिखना है, जो घन डालनी है इस किताब के ऊपर डालिए। जो मैं एग्जाम्पल देती हूँ, मैं बड़ी फनी फनी लेम एग्जाम्पल्स भी दूंगी, वो भी आपने इसी के ऊपर लिख लेनी है। क्यों? वो जो फनी या लेम एग्जाम्पल होगी, जब हम पढ़ेंगे हमें याद आ जाएगा, हाँ ये टीचर ने बताई थी, ये बात ऐसी करनी थी। इसको रटा मारने का तरीका ये है, इसको याद करने का तरीका ये है। ठीक है, लेकिन अगर वो किसी रजिस्टर पे लिखी होगी, वो किसी कोने पे लिखी होगी, तो वो हम नहीं मिलेगी, वो मैच करना मुश्किल है। तो इस किताब से पेपर आना है सिर्फ यही किताब अपने, और ये किताब बहुत अच्छी है, कोई और किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों अच्छी है? इसमें सारी उसने एग्जाम्पल्स, चैप्टर 1 तो चलो वो है ही लीगल सिस्टम पे है। अगर हम चैप्टर 2 से ऑनवर्ड देखें इसको, कि भाई एक तो इसके अंदर एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा है हर चीज की, दूसरा पास पेपर्स मौजूद है इस किताब के अंदर। जो भी टॉपिक कर रहे हो उसके साथ साथ आप ये देखें, एग्जाम्पल्स नजर आ रही है। हर चीज के, हर टॉपिक के साथ साथ एग्जाम्पल है। क्या शायद नहीं समझ आए तो एग्जाम्पल पढ़ लो, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल्स हैं, ये तो यहाँ मतलब उसको फर्दर एवेल्युएट करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। फिर आपको आगे पास पेपर्स नजर आएंगे, और पास पेपर्स के क्वेश्चंस होते हैं प्रैक्टिस के नाम से। इनके आपकी किताब में जो भी क्वेश्चन लिखा होगा, ये देखिए यहाँ से प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सो दीज आर योर पास्ट पेपर्स क्वेश्चंस। तो उसी टॉपिक के साथ उसके पास पेपर्स के क्वेश्चंस भी हैं, तो फिर और क्या चाहिए? आसान हो गया ना काम। क्या आपके पास पेपर प्रैक्टिस भी हो रही है, एग्जाम्पल्स भी होगी। तो इस किताब के अलावा कोई और किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम है, एक्स्ट्रा है, आप पढ़ना चाहते हैं, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन मैं कह रही हूँ कि जरूरत नहीं है। कि अगर आपने ये पढ़ लिया तो फिर कुछ और की जरूरत नहीं है। दिस बुक इज रियली गुड। जी कोई सवाल आपका? एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? आयमा, अमी, हमजा, अक्सा, हारिस, महमूना, मोहम्मद जरफैन, साद हसन। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? जी जी पूछिए अक्सा। अच्छा, मैंने अपने बारे में नहीं बताया। मेरा नाम अमाना सजाद हुसैन है, और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। और इस चार्टर्ड अकाउंटेंसी को क्वालिफाई किए हुए 6 साल गुजर गए हैं।
So once I was a just student like you. सही है। और इस सारे प्रोसेस से जैसे आप गुजरे हैं मैं भी गुजरी हूँ। और जो आपकी स्ट्रगल्स हैं मैं उनसे वेल अवेयर हूँ। ठीक है। जो प्रॉब्लम्स हैं जो इश्यूज हैं आई एम वेल अवेयर ऑफ ऑल दोज प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज। सो हम मिलके आराम से कोई भी किसी का इशू हो तो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। ठीक है। मैमुना आप मुझे मैसेज मैंने आपका पढ़ लिया है। मैं आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा तो फिर मैं आपको उधर रिप्लाई कर दूंगी। GCC1 के लिए भी आपकी क्लास इनफ है। ये GCC1 है क्या, पहले तो मुझे ये बताइए। मैं थोड़ी थोड़ी बेशक क्वालिफाई 6 साल पहले किया था तो इसलिए थोड़ी बूढ़ी भी हो गई हूँ। ग्रेजुएट कन्वर्जन कोर्स। यस। वो जो एग्जाम्पशंस लेके वो करते हैं वही ना। मतलब ग्रेजुएशन से जो आप कैट की एग्जाम्पशन लेते हो और उस बिल्कुल मिल जाएगा। जो बच्चे रजिस्टर करेंगे उनको तमाम लेक्चर्स अवेलेबल होंगे। ठीक है। दोज हु आर रजिस्टर्ड उनको लेक्चर्स अवेलेबल होंगे। और जो रजिस्टर नहीं करेंगे वो लाइव क्लास फ्री ले सकते हैं, तो उसके लिए आपको रेगुलर होना पड़ेगा। एवरीथिंग कम्स विद अ कॉस्ट ना। ठीक है जरफेन। किसी का कोई सवाल। हमने पढ़ना कैसे है, हमें कौन सी किताबें चाहिए, वो सब मैंने बता दिया है। ठीक है। पेपर की तैयारी कैसे करेंगे ये भी बता दिया। हमारी क्लासेस कैसे चलेंगी ये भी बता दिया। ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन। कोर्स कब तक एंड हो जाएगा? जी बिल्कुल, अभी मैंने आपके सामने जो एक स्केड्यूल बनाया था 4 मंथ्स का, तो इंशाल्लाह हमारा जो है अगस्त का मंथ स्पेयर होगा तो वी विल कवर आवर कोर्स इन जुलाई। ठीक है। कह सकते हैं मिड ऑफ जुलाई भी कह सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द हालात कैसे रहते हैं। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, एक लिमिटेशन मेरी तरफ से भी है कि मैं क्वेटा में बेस्ड हूँ। ठीक है। तो it's my I guess second or third session while I'm in Quetta। तो समटाइम्स यहाँ पे हालात के खराब होने की वजह से इंटरनेट नहीं होता, या इंटरनेट ड्यूरिंग द क्लास में ले रही हूँ चला जाएगा। ठीक है। और इंटरनेट नहीं होता, इंटरनेट बिल्कुल नहीं होता। सब कहते हैं ना अक्सर घर का कनेक्शन खत्म हो जाए तो चलो जी 3G 4G आ रहा है या PTCL का इंटरनेट आ रहा है, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होता। तो दिस इज अ लिमिटेशन फ्रॉम माय साइड। और समटाइम्स यहाँ पे इस तरह होता है कि बिजली चली जाती है और जिस इतनी देर तक चली जाती है कि उसके बाद यूपीएस वगैरह सब कुछ बंद हो जाता है। तो हो सकता है कि सम टाइम ऐसा हो कि क्लास किसी वजह से कंडक्ट ना हो सके। दिस इज माई लिमिटेशन फ्रॉम माई साइड। ठीक है। जो कि मतलब यहाँ पे रहने की वजह से है कि ये इशू हो सकता है। सो आई एम टेलिंग यू समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हमारे क्लास का टाइम 9 बजे है और इंटरनेट नहीं है। हो सकता है 9:15 पे इंटरनेट आ जाए, 9:20 पे आ जाए। क्योंकि पिछला सेशन जो था जो गुजरा था उसमें हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। इवन इन द स्टार्ट इंटरनेट बिल्कुल ही नहीं था। बीच में मॉर्निंग के टाइम पे अक्सर इंटरनेट नहीं होता था। तो ये फिर मैंने अपनी क्लास के टाइमिंग्स चेंज किए बीच में, मतलब 2-3 दफ़ा मुझे चेंज करने पड़े इस वजह से कि उसको अर्ली मॉर्निंग से थोड़ा लेट कर दिया जाए सो दैट इंटरनेट की अवेलेबिलिटी हो। तो ये एक लिमिटेशन है मेरी तरफ, मेरी साइड से। अगर किसी ने कल देखा हो तो कल भी रात को यहाँ पे मतलब कोयटा के अंदर काफी अटैक्स हुए, कोऑर्डिनेटेड अटैक्स विद इन एन आवर, बहुत सारी मल्टीपल जगहों पे हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेट है आज। अदरवाइज दिस इज अ लिमिटेशन फ्रॉम माय साइड जो मैंने आपको बता दी है। तो अगर किसी वजह से क्लास टाइम पे स्टार्ट नहीं होती, कुछ लेट में मैसेज अगर, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है जब इंटरनेट नहीं है तो मैं आपको फोन पे भी मैसेज नहीं कर सकती, बिकॉज है ही नहीं। तो मैं किस तरह कम्युनिकेट करूं कि भाई क्लास इस वजह से नहीं है। तो मैं फिर थोड़ी देर बाद जैसे ही वो आता है तो मैं उनको बता देती हूँ
कि जी क्लास रिज्यूम हो गई है, क्लास स्टार्ट हो गई है। बीच में कुछ दिन जब लास्ट सेशन था ऐसा भी था, क्लास चल रही थी और इंटरनेट चला गया, फिर वो कहीं आया तो फिर मैंने रिज्यूम की, फिर मैंने दोबारा मैसेज किया। तो आपने इस कंटिजेंसी को माइंड में रखना है। अच्छा अक्सर मैं आपको ना, आप मुझे मैसेज कर लें, ठीक है? मैं फिर वहां से GCC1 इज बिजनेस कॉन्सेप्ट एनवायरनमेंट कंप्राइजिंग बिजनेस इकोनॉमिक इनसाइट, BRC4 क्वांटिटी एनालिसिस, बिजनेस लॉ डायनामिक्स। मैं आपको इक्विवेलेंसी देख के फिर आपको एग्जैक्ट आंसर करती हूँ, ठीक है? क्योंकि जैसे रैंडम आंसर करना ठीक नहीं लग रहा। क्लास का टाइम चेंज हो जाएगा, अभी यही है, ठीक है? लेकिन अगर कुछ इंटरनेट का इश्यूज हुआ, जो आप ग्रुप में है ना, तो ग्रुप में मैं भी होंगी, वहां पे आप मुझे मैसेज कर दीजिए जी, व्हाट्सएप पे, ठीक है? दिस इज माय नंबर, 920312, दिस इज माय नंबर, आप इस पे मैसेज कर दीजिए, ठीक है? फिर मैं आपको देख के बताती हूँ ताकि एग्जैक्ट मुझे पता हो क्या। ठीक है, चले जी, फिर यहाँ पे करते हैं आज की क्लास को एंड। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।